तो पता ही नहीं। देखो आज पढ़ेंगे संधारित्र के संयोजन में आवेश पुनर्वितरण। ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, हेडिंग ही बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे ही समझो, संधारित्रों के संयोजन में हमें चार बातें पढ़नी है। क्या क्या है मैं समझा देता हूँ। मान लिया दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, इसका अपना टर्मिनल होगा, और एक दूसरा कैपेसिटर है, इसका भी अपना टर्मिनल होगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये जो कैपेसिटर अलग अलग दिख रहे हैं, इनमें से मान लो पहले कैपेसिटर की धारिता क्या है C1, और पहले कैपेसिटर का वोल्ट विभवांतर है V1, और इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है। ये फर्स्ट कैपेसिटर के बारे में डाटा हो गया। जो दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता को हम मान लेते हैं C2, विभवांतर को मान लिया V2 और आवेश को मान लिया Q2। दोनों आंकड़े स्पष्ट है। अब ये जो पहला कैपेसिटर है, इसकी अपनी निश्चित धारिता है, निश्चित विभवांतर है, निश्चित आवेश है, तो निश्चित ऊर्जा भी तो होगी। तो माना कि ऊर्जा इसकी क्या है U1, तो U1 बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 और वोल्टेज V1 है। दूसरे कैपेसिटर का एनर्जी क्या होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। इतनी जानकारी स्पष्ट है। कितने आंकड़े यहाँ दिख रहे हैं, चार। धारिता, विभवांतर, आवेश और ऊर्जा। जब हम दो संधारित्रों को जोड़ेंगे आपस में, चाहे श्रेणी में जोड़ें या फिर समांतर में जोड़ो, जब जोड़ोगे आप दो संधारित्र को आपस में, तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। किसी भी क्रम में आप जोड़ोगे। हमने यहाँ देखो कौन सा क्रम बना दिया, श्रेणी ही तो है, तो ये श्रेणी क्रम में चले गए। कोई ज़रूरी नहीं श्रेणी में हो, पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, दोनों कॉम्बिनेशन में जब भी आप दो कैपेसिटर को जोड़ोगे, अलग अलग धारिताएं हैं, अलग अलग विभवांतर है, अलग अलग आवेश की मात्रा है, तो जब ये जुड़ेंगे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। यहाँ पे लिखेंगे आवेश पुनर्वितरण। और ये आवेश का पुनर्वितरण कब तक, तब तक नहीं जब तक कि विभवांतर समान ना हो जाए। विभवांतर समान ना हो जाए, क्योंकि आवेश प्रवाह होने का मुख्य कारण विभवांतर है। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों सिरों के वोल्टेज बराबर हो जाएंगे दोनों कैपेसिटर के, और तब आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश पुनर्वितरण होगा, आवेश स्थानांतरित होगा, लेकिन तब तक ही जब तक कि दोनों के विभवांतर समान। तो जब विभवांतर समान हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि पहले का भी वही वोल्टेज बचेगा जो दूसरे का है, दोनों के वोल्टेज समान हो जाएंगे। इस विभवांतर को कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। बात स्पष्ट है। पहले विभव अलग अलग है, लेकिन जैसे ही आप तार सीधे आपस में जोड़ोगे, तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। किसी पर आवेश कम, किसी पर ज़्यादा होगा, या एक का विभव ज़्यादा और दूसरे का विभव कम है, तो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आवेश क्या होगा, ट्रांसफर। और ऐसा तब तक होगा जब तक विभवांतर समान ना हो जाए, और जब समान हो जाएगा तो आवेश का पुनर्वितरण बंद हो जाएगा। तो समान विभव को क्या कहेंगे, उसका नाम हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें यही सब बातें सीखनी है। एक एक करके मैं सिखाता हूँ, इसमें कुछ लिखना नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। बस ध्यान से देखिएगा कि इसको लिखा कैसे जाता है। लिखा कैसे जाता है का मतलब डिराइव कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे धारिता। संयुक्त
धारिता, क्योंकि जब दो कैपेसिटर जोड़े जाएंगे, जब दो कैपेसिटर जोड़े जाएंगे तो दोनों की धारिता आपस में क्या होगी, जुड़ेगी ना। तो संयुक्त धारिता का मान क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2, दोनों की धारिता जुड़ जाएंगी तो परिणामी धारिता C1 प्लस C2। अब डिपेंड करता है कि किस क्रम में जोड़े हो। ये C1 प्लस C2 कब आएगा जी, हाँ C1 प्लस C2 तब आएगा जब ये पैरेलल में हो, और 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 कब आएगा, जब सीरीज में हो। ये तो आपको पता है। बट अगर हम कहें कुल धारिता कितनी है तो क्या बोलेंगे, कुल धारिता देखो पैरेलल में हो सीरीज में हो तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे, लेकिन ना पैरेलल हो ना सीरीज हो, मैं आपसे कहता हूँ कि कुल धारिता कितनी है टोटल। तो कुल धारिता निकालने के लिए हमें दोनों धारिताओं को आपस में केवल जोड़ना होगा। जैसे मान लो कि पहला 5 माइक्रोफैरड का है और दूसरा 4 माइक्रोफैरड का है, तो कुल धारिता कितनी है, 5 + 4 बराबर 9 माइक्रोफैरड कुल धारिता है। लेकिन अगर हम बोले परिणामी धारिता कितनी है, और वो भी श्रेणी क्रम में और वो भी समांतर क्रम में, तो वो वैल्यू अलग हो जाएगी। ये बात स्पष्ट है। अब इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, ये विभव उभयनिष्ठ क्यों होगा भाई, मैंने अभी बताया कि जब दो कैपेसिटर जोड़े जाएंगे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा, और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों सिरों के लिए विभव बराबर ना हो जाए। और जो बराबर विभव आएगा उस बराबर विभव को ही क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। तो इस विभव का मान होगा कितना, ये हमें ज्ञात करना है। देखो विभव जो होता है V बराबर वो होता है Q/C। विभव V बराबर क्या लिखेंगे, Q/C। बट हम यहाँ लिखना चाहते हैं कौन सा विभव, उभयनिष्ठ विभव लिखना चाहते हो ना, उभयनिष्ठ विभव। तो जब आप उभयनिष्ठ लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल चार्ज बटे टोटल धारिता, यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना होगा भाई, पहले संधारित्र पर आवेश है Q1 और दूसरे पे आवेश है Q2, तो कुल आवेश क्या हुआ Q1 प्लस, और कुल धारिता कितनी है, कुल धारिता C1 प्लस। तो उभयनिष्ठ विभव का मान V बराबर क्या आया, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस। अच्छा क्या इसे और कुछ लिख सकते हैं हम, क्या इसे और कुछ लिख सकते हैं, इसका उत्तर है हाँ। देखो जो आवेश Q1 है इसे लिखा जा सकता है C1V1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर Q/C होता है ना, तो यहाँ से Q बराबर क्या होगा, CB होगा, C/V। तो Q1 को लिख सकते हैं C1V1 और Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2V2 लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आवेश को अलग से C1V1 और प्लस C2V2 लिख सकते हैं बटे C1 प्लस। तो ये हो गया आपका एक व्यंजक उभयनिष्ठ विभव का, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। बट एक्चुअल में वैल्यू क्या है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमें फाइंड करना है वैल्यू, चौथा वो है आवेश, बट कौन सा, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश। मैंने अभी बताया कि आवेश का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा ना। तो पुनर्वितरण होगा तो इसका मतलब है कि पहले का आवेश दूसरे में आएगा या दूसरे का आवेश पहले में जाएगा, तो कुछ तो आवेश का स्थानांतरण हुआ ना। अगर हम मान लें कि फर्स्ट वाले का वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है और दूसरे का वोल्टेज कम है, तो पहले वाले से आवेश किस पर गया होगा, दूसरे पर। कितना आवेश गया उसे कहेंगे स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश निकालने के लिए हमें लिखना होगा प्रारंभिक आवेश और माइनस अंतिम आवेश। तो हिंदी भाषा में लिख दें प्रारंभिक आवेश माइनस अंतिम। अब अंतिम का मतलब क्या,
प्रारंभिक का मतलब पहले कितना था, अंतिम का क्या मतलब, उभयनिष्ठ विभव पहुंचने तक कितना हो गया, उसे कहेंगे अंतिम। प्रारंभिक आवेश पहले कैपेसिटर पर क्या है, Q1, और अंतिम आवेश क्या है हमें नहीं मालूम, मान लिया Q डैश है। पहले आवेश Q1 को क्या लिखेंगे, C1 V1, C1 V1, और Q डैश को क्या लिखोगे, C डैश, C डैश B डैश, पक्का नहीं, देखो धारिता तो वही रहेगी ना भाई, कैपेसिटर से आवेश निकला है, धारिता थोड़ी ना गई है, धारिता तो C1 है, लेकिन जो वोल्टेज V1 था वो बदल गया, अब वोल्टेज V1 नहीं रह गया, अब वोल्टेज क्या हो गया, V हो गया, तो C1 इंटू V लिखेंगे यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आई है? जब आवेश ट्रांसफ़र होगा तो वोल्टेज मैनेज होगा, धारिता तो पहले C1 थी, बाद में भी C1 ही रहेगी, लेकिन वोल्टेज मैनेज हो जाएगा, तो वोल्टेज की जगह हमने क्या लिखा, V। तो C1 V1 और माइनस C1, और ये कॉमन वोल्टेज की वैल्यू क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसका गुणा कर लो आप, C1 V1 का गुणा किससे होगा, C1 प्लस C2 से, और माइनस C1 का गुणा किससे होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 से होगा, और बाई में क्या आएगा, C1 प्लस C2। इसे और अधिक सॉल्व करते हैं। C1 V1 का C1 के साथ गुणा करोगे तो क्या मिलेगा भाई, C1 V1 का C1 के साथ गुणा करेंगे तो C1 का C1 से गुणा हो जाएगा C1 स्क्वायर V1, फिर C1 V1 का गुणा C2 से करेंगे हो जाएगा C1 C2 V1, यही तो मिलेगा। और दूसरे ब्रैकेट को तोड़ा जाए, माइनस C1 का गुणा C1 से करेंगे तो C1 स्क्वायर V1, और फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस C1 का C2 से गुणा C1 C2 इंटू V2, और बाई में क्या है, C1 प्लस C2। कोई टर्म यहाँ से निगलेक्ट किया जाएगा, ये C1 V1 C1 स्क्वायर V1 जो है बराबर परिमाण में है और विपरीत चिन्हों के साथ है, इसलिए घट के हो जाएगा 0। क्या बात कर रहे हैं, दूसरे में C1 C2 बराबर है, लेकिन वोल्टेज V1 और V2 है, अलग अलग है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है, C1 C2 V1 और माइनस C1 C2 V2, और बटे में C1 प्लस C2। इन दोनों में C1 C2 क्या है, कॉमन, तो अगर हम C1 C2 कॉमन लेते हैं तो C1 C2 कॉमन हो गया बटे C1 प्लस C2, और बचा क्या, V1 माइनस V2। यही है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ठीक है। तो अगर दो कैपेसिटर आपस में जोड़े गए हैं तो उनका उभयनिष्ठ कुल धारिता क्या होगा, C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कैसे लिखोगे, Q1 प्लस Q2, दोनों के लिए आवेशों को जोड़ दिया जाएगा। मैंने Q1 को हटा के क्या लिखा, C1 V1, और Q2 की जगह C2 V2, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसकी है, कॉमन वोल्टेज की। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या सीखा, कितना आवेश ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो स्थानांतरित आवेश है उसमें हमने मान लिया पहले का वोल्टेज ज़्यादा, दूसरे का वोल्टेज कम है, तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ से आवेश कम वोल्टेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो पहले से अगर आवेश स्थानांतरित हुआ है तो पहले का आवेश कुछ कम होगा। तो पहले आवेश मान लो Q1 था, बाद में क्या हो गया, Q डैश हो गया। तो पहले आवेश Q1 की वैल्यू C1 V1, और बाद में Q डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, C1। धारिता C1 ही रहेगी, लेकिन वोल्टेज अब V1 नहीं रह जाएगा, अब एक कॉमन वोल्टेज पे चला गया, तो वोल्टेज क्या लिखा जाएगा, V लिखा जाएगा। और इस वोल्टेज V की वैल्यू मैंने यहाँ से रखा, सॉल्व कर दिया, ये परिणाम आ गया। यहाँ तक स्पष्ट है। ये है स्थानांतरित आवेश। नोट किया जाए, उधर से तो स्क्रीन आ नहीं रही होगी। एक और टॉपिक बचा इसमें, पहले इतना नोट कर लो फिर बताते हैं आपको। लिखो, जब दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो संधारित्रों को आपस में
जोड़ा जाता है तब संयोजक तार के प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? विद्युत, कुछ विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से आप लिख लिए हो तो सुन लीजिए। जब दो कैपेसिटर को हम जोड़ेंगे तो ऊर्जा ह्रास होगा, लेकिन ऊर्जा ह्रास किस कारण से होगा? ऊर्जा ह्रास किस कारण से होगा? जिस तार को आपने लिया है ना, जिस तार को आपने जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए तो कोई तार लगाओगे, इस तार का अपना प्रतिरोध होगा। वो प्रतिरोध क्या करेगा? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। उस अवरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और उस प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होने वाली है? ऊष्मा। तो जो हीट जनरेट हो रही है वो एनर्जी वेस्ट ही तो जाएगी, बेकार ही तो जाएगी। इसी को बोलते हैं एनर्जी लॉस। एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न कि जब दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है तो संधारित्र में ऊर्जा ह्रास होता है, या ऊर्जा ह्रास किस रूप में होता है? तो उसका उत्तर होगा ऊष्मा के रूप में होता है। हाँ, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा ह्रास होती है। ठीक है। परंतु आज हमें सीखना है कि ऊर्जा ह्रास अगर होता है तो कितना होता है, अमाउंट यानी क्वांटिटी निकालनी है। तो हमें एक गणितीय सूत्र की आवश्यकता है। देखो, दो कंडीशन यहाँ लगाएंगे। फर्स्ट, संयोजन से पहले, ध्यान दीजिएगा, संयोजन से पहले कुल ऊर्जा, संयोजन से पहले कुल ऊर्जा। जब ये दो कैपेसिटर आपस में जोड़े नहीं गए थे तब कुल कितनी ऊर्जा थी? पहले की ऊर्जा कितनी थी भाई? U1, और दूसरे की ऊर्जा क्या है? U2। तो कुल ऊर्जा हो जाएगी U1 प्लस, या हम U1 की जगह लिख सकते हैं हाफ C1 B1 स्क्वायर, और U2 की जगह लिख सकते हैं हाफ C2 B2 स्क्वायर। ये हो जाएगा C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर। ये वैल्यू है कुल ऊर्जा की तब जब दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा नहीं गया है। ठीक है। अब जोड़ेंगे। एक चालक तार से हमने जोड़ा तो इस चालक तार का अपना प्रतिरोध है, इसके कारण क्या उत्पन्न होगी? हीट। तो कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, संयोजन के बाद ऊर्जा, कुल ऊर्जा, संयोजन के बाद कुल ऊर्जा। अब संयोजन के बाद कुल ऊर्जा कैसे लिखोगे भाई? ऊर्जा का फॉर्मूला तो हाफ CV स्क्वायर ही होता है ना। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। लेकिन संयोजन के बाद C का मान कितना मिलता है? C1 प्लस C2। और वोल्टेज क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ विभव V। ये दो बातें हो जाती हैं। तो कुल ऊर्जा हमें क्या मिलेगा? हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन वोल्टेज का स्क्वायर। ना वहाँ V1 लिखेंगे और ना ही V2 लिखेंगे, क्योंकि संयोजन के बाद एक उभयनिष्ठ विभव हमें यहाँ V प्राप्त होगा। इतनी जानकारी स्पष्ट है। उस कॉमन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है? कॉमन वोल्टेज की वैल्यू मैंने बताया आपको, C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। यही तो होता है कॉमन वोल्टेज की वैल्यू। अगर ये कॉमन वोल्टेज V का मान हम यहाँ रखते हो तो कुल ऊर्जा का मान क्या मिलेगा जी? हाफ C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर मीन C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2 का, यही तो आएगा।
इसमें से आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 C1 प्लस C2 इंटू, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आएगा C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर, और बटे में जो लिखा है इसका होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर का मतलब C1 C2 और C1 C2 को 2 बार ही लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, और एक को यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच रहा है C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा C1 प्लस C2 और इंटू 2, यही 2 राशियाँ तो मिलेंगी। तो ये जो C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर लिखा है इसे हम तोड़ देंगे किससे, A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, वाह क्या बुलंद आवाज़ है, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ये सही लिखा है फॉर्मूला, गलत लिखा है, ये ऐसे होता है 2AB एंड देन बी स्क्वायर, लेकिन हम इसको ऐसा लिख लेते हैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, क्यों नहीं, हमारी आसानी के लिए नियम को गलत थोड़ी ना कर सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख लेते हैं। इसका नियम है कि योग जो होता है ना क्रम विनिमय होता है, योग क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब 2 + 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा, या 3 + 2 जोड़ो तब भी 5 आएगा। तो चाहे इन तीनों को इस आर्डर में जोड़े चाहे इस आर्डर में, वैल्यू तो समान आनी है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते। तो इस फॉर्मूले के अनुसार C1B1 C2B2 का होल स्क्वायर, तो पहले C1B1 का स्क्वायर होगा तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और इंटू B1 B2, और पूरे के बटे में क्या आएगा 2 टाइम्स C1 प्लस, तो ये जो परिणाम मिला है ये क्या है भाई, संयोजन के बाद कुल ऊर्जा है। यस न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता नहीं। बोलेंगे, दैट्स माय ड्यूटी। देखो संयोजन से पहले कुल ऊर्जा का मान मुझे प्राप्त हो गया, संयोजन के बाद कुल ऊर्जा का मान प्राप्त हो गया, दोनों आंकड़े आपके पास है। अब अगर कोई पूछता है कि कुल ऊर्जा की कितनी हानि हुई है तो कैसे ज्ञात करोगे, संयोजन से पहले कितनी थी, संयोजन के बाद कितनी बची, इन दोनों को घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि। यस हीट के रूप में जो हो रही है उत्पन्न, तो इसे अब हम मिटा दे रहे हैं। ये आप चित्र बना चुके हो और पहले से लिख चुके हो। देखिए संयोजन से पहले की ऊर्जा और संयोजन के बाद की ऊर्जा को जब घटाएंगे तो कौन सा मान मिलेगा हमें, ऊर्जा ह्रास का मान मिलेगा। तो जो ऊर्जा ह्रास का व्यंजक होगा, बातें मत करो भाई, ऊर्जा ह्रास, ये ऊर्जा ह्रास क्या होगा, संयोजन से पहले कुल ऊर्जा और माइनस संयोजन के बाद की ऊर्जा। तो संयोजन से पहले कुल कितनी ऊर्जा थी भाई, संयोजन से पहले कुल ऊर्जा है हाफ C1B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2B2 स्क्वायर, और संयोजन के बाद कितनी ऊर्जा आ रही है, संयोजन के बाद ऊर्जा आ रही है ये C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 इंटू B1 B2, और बटे C1 प्लस C2 के साथ डबल। इस पूरे में देखो आप तो बाई टू सबके बटे 2 है, तो इस 2 को बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 कम ले लिया आपने। अब क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है C1B1 स्क्वायर प्लस C2B2 स्क्वायर और माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 इंटू B1 B2, और बटे में C1 प्लस, अब इस C1 प्लस C2 का यहाँ गुणा करना होगा एलसीएम लेने के लिए, C1 प्लस C2 का इन दोनों पदों के साथ गुणा होगा ना, तो गुणा कर देते हैं डायरेक्ट।
C1 B1 स्क्वायर का गुणा C1 से करेंगे। तो जब C1 B1 स्क्वायर का गुणा C1 से करोगे तो C1 इंटू C1 बराबर हो जाएगा C1 B1 स्क्वायर। फिर इस C1 B1 स्क्वायर का गुणा C2 से करेंगे तो C1 इंटू C2 और इंटू B1 स्क्वायर। पहले पद का दोनों राशियों के साथ गुणा हो गया। अब दूसरे पद का इन दोनों के साथ गुणा करो। C2 का C1 से गुणा C1 C2 और इंटू B2 स्क्वायर प्लस C2 का C2 से गुणा C2 स्क्वायर एंड इंटू B2 स्क्वायर। ये हो गया। पूरे के बटे में अब आ जाएगा क्या, C1 प्लस C2। ये बात स्पष्ट है। ये ऋण चिन्ह का अंदर गुणा होगा ना, आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो जितने भी राशियाँ पॉजिटिव साइन के साथ है वो सब क्या बन जाएंगी। तो इस नेगेटिव का गुणा C1 B1 से करेंगे तो आएगा नेगेटिव C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। फिर हो जाएगा नेगेटिव C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। फिर हो जाएगा नेगेटिव 2C1 C2 B1 B2। अब इसमें से कुछ राशियाँ विलुप्त हो जाएंगी, जैसे कि C1 B1 स्क्वायर C2 B2 स्क्वायर। ये राशि जो है विलुप्त हो गई। बचा क्या, 1/2 और यहाँ बच रहा है C1 इंटू C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 B2 स्क्वायर और माइनस 2C1 इंटू C2 B1 इंटू B2 एंड टोटल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब इस पूरे में आप देखो तो यहाँ भी C1 C2 C1 C2 C1 C2, पूरे में C1 C2 क्या है, कॉमन। तो जब हम C1 C2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो बाई 2C1 प्लस C2 तो है ही, ये तो पहले से बाई में है, और C1 C2 यहाँ से हो गया कॉमन। अब क्या बच रहा है, सिर्फ बचेगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और माइनस 2B1 इंटू, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट में आया C1 इंटू C2 बाई 2 टाइम्स C1 प्लस इंटू V1 माइनस V2 का। यही है ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, और ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज क्या होगा, क्यों ऑलवेज पॉजिटिव होगा वो भी सुन लो। देखो धारिता तो ऋणात्मक होगी नहीं, किसी भी कैपेसिटर की धारिता क्या ऋणात्मक होगी, नहीं। धारिता 0 हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। रही बात विभव की, तो विभव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब इस विभव का परिणाम निकाल के उसका वर्ग करोगे तो नेगेटिव आने पर भी ये वर्ग इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ये राशि पूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी। इससे एक सीख मिलती है कि जब भी दो संधारित्रों को जोड़ेंगे तो ऊर्जा ह्रास होगा ही होगा। ऐसा कोई भी दो संधारित्र नहीं है जिनको जोड़ने से ऊर्जा ह्रास ना होता हो। जानकारी स्पष्ट है, ये बातें आप नोट कर लो। तो इस तरीके से संधारित्र का संयोजन समाप्त हो गया आज।